नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम एट 4। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। दिखाऊंगा आप चुको कि पीएम मोदी का राहुल गांधी परिवार अमेरिका में बैठा शहजादे का थर्ड अंपायर कौन है। एक शख्स आज बताऊंगा आपको, साथ ही साथ बताऊंगा आपको कि अब की बार 400 पार नहीं तो बाबरी वाला ताला तैयार। ये खबर क्या है, पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दिखाऊंगा आपको हरियाणा में सियासी तूफान, 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के साथ, लेकिन फिर भी हुड्डा क्यों मलते रह गया। साथ ही साथ उत्तराखंड में जंगलों में भीषण आग, क्या इसके पीछे साजिश वाली चाल, ये बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आज की, जहां आज की बड़ी खबर ये कि देश भर में लोकसभा ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। इन रैलियों के जरिए सभी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इन्हीं रैलियों में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार निशाना साधा। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम ने राहुल गांधी को घेरा। सैम पित्रोदा ने रंग के आधार पर गालियां दी हैं, पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि ये मेरे देश के लोगों को गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि राहुल के गुरु चमड़ी का रंग देखते हैं और शहजादे इसी थर्ड अंपायर से सलाह लेते हैं। जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको मेरे We could hold country together as diverse as India. जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका। तो पीएम मोदी का अटैक आपने देखा। अब आपको कांग्रेस का रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने आखिरकार कहा क्या, जो 2024 के चुनाव के चौथे फेज से पहले एजेंडा बन गया। कांग्रेस का बयान सामने आया, उनके ऊपर निशाना साधा गया, लेकिन बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया। पित्रोदा के विवादित बयान से कांग्रेस ने किनारा किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश सामने आए। उन्होंने कहा कि पित्रोदा का उदाहरण दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस खुद को अलग करती है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। ट्वीट उनका सामने। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। वही आंध्र प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने जनता से 400 सीटें क्यों मांगी हैं, डिटेल से जरा समझिए आप। मोदी 400 सीटें चाहते हैं ताकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हर साजिश को रोका जा सके, ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर लागू ना कर दे, ताकि अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा, ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप और दूसरे देशों को ना सौंपे, ताकि SC, ST, OBC को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका ना डाले, ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC ना घोषित कर। यही दावा है बीजेपी की तरफ। आगे दिखाएंगे आपको कि क्या हरियाणा सरकार पर संकट है, लेकिन पहले देखिए कहां हुए श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग के शिकार। यूपी के मथुरा में वृंदावन में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं को यहां दूध जलेबी और कचौड़ी खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसके बाद 10 लोगों को वृंदावन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु राजस्थान से यहां दर्शन के लिए आए थे। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के गुलाब वाटिका में मां बेटे की हत्या कर दी गई। 65 वर्षीय यशोदा देवी परिवार के साथ गुलाब वाटिका में रहती थी। उनका 3 मंजिला मकान है। पुलिस को परिवार के सदस्यों पर ही हत्या का शक है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के देवास में अज्ञात बीमारी से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। 8 दिनों में 2 लोगों की मौत के बाद गाँव में शिविर लगाकर लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाया है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर डेरा डाली हुई है। 3 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी से किनारा कर लिया गया है। तीनों निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन दिया गया। कांग्रेस ने सीएम नायब सिंह सैनी से इस्तीफा मांगा। निर्दलीय विधायकों के नाम बता दूं आपको, सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर। सोमवीर सांगवान आपको याद होगा, किसान आंदोलन में हरियाणा के इकलौते विधायक जो कि किसानों के साथ आकर खड़े भी हुए। कोई फर्क नहीं, सरकार में कोई फर्क नहीं, सरकार में। हम अपनी पार्टी में जहां नहीं चुन पाए अगली बार प्रयत्न करेंगे और हम इस बार प्रयत्न करेंगे। ये जो स्थिति हमारी पिछली बार 40 पर ही हम रह गए थे, बाद में 41 हो गए, ये अगली बार स्थिति पैदा न हो, ताकि इस प्रकार की समस्याएं और खेल ये न हो सके। हम पूरे आश्वस्त है कि अगले चुनाव में हमारी पूरी कंप्लीट मेजोरिटी है। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में। तो 3 विधायकों के बीजेपी छोड़ने के बाद हरियाणा का सियासी अंकगणित कैसे बदल गया, अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अभी विधायकों की संख्या 88 है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं मनोहर लाल खट्टर और रणदीप चौटाला। इन दोनों के इस्तीफों की वजह से 2 विधायक पद खाली। सरकार को बहुमत के लिए जो 88 में से बहुमत का आंकड़ा 45 विधायकों को समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास फिलहाल 40 सीटें। 3 निर्दलीय विधायक और गोपाल कांडा के समर्थन के साथ बीजेपी 44 तक पहुंच रही, यानी बहुमत से 1 कम। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार को गिराने में हम बाहर से समर्थन करेंगे। जेजेपी के 10, निर्दलीय 3 और आईएनएलडी के 1 विधायक के साथ कांग्रेस का आंकड़ा 44 तक पहुंच रहा है, यानी बहुमत से 1 कम, यानी अस्थिरता दोनों तरफ फिलहाल बनी हुई है। लेकिन एक और पेंच है, बहुमत का आंकड़ा भले ही सैनी सरकार के पास ना दिख रहा हो, बावजूद इसके सरकार पर कोई संकट नहीं। वजह जान लीजिए जरा। दरअसल 22 फरवरी 2024 को सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई। कानून के मुताबिक एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो 6 महीने तक दोबारा लाया नहीं जा सकता, और इसी हिसाब से 22 अगस्त की तारीख तक का वक्त, 22 अगस्त से पहले सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। यानी हरियाणा सरकार का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो रहा है, लेकिन अगर 22 अगस्त के बाद सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो बीजेपी विधानसभा भंग करने की घोषणा के साथ एक नए चुनाव का ऐलान कर सकती है। तो वहीं जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के सीएम से इस्तीफा मांगा। सैनी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, ये कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, और ये भी कह रहे हैं कि सैनी सरकार को गिराने के लिए हम बाहर से समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। आगे दिखाएंगे। आपका कार्ड सामने आया, उन्होंने कहा कि मुझे मां ने राहुल को जिताने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि मैं भी रायबरेली में रहूंगी, मैं और राहुल गांधी मिलकर के रायबरेली के लोगों की समस्याओं को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आमतौर से सांसद एक होता है, आपको 2 मिल जाएंगे, मैं भी होंगी वो भी होंगे। सांसद होंगे आपके और मैं उनके साथ काम करूंगी, आपके बीच आएंगे, सारी समस्याओं को समझ के पूरे दिल से, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया, हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित रहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया है। कहा कि राहुल बाबा रायबरेली से हारने वाले हैं, रायबरेली से सीधे अब वो इटली शिफ्ट हो जाएंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना। वो कह रहे हैं कि रायबरेली से सीधा इटली शिफ्ट होंगे राहुल गांधी। राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो, आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। और आगे दिखाएंगे आपको, महाराष्ट्र की सियासत में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा।
कहा थोड़ा गर्मी बढ़ती है तो विदेश भाग जाते हैं राहुल गांधी। कह रहे कि ठंडी हवा खाने विदेश जाते हैं राहुल। ऐसे कोई लीडर बनता है क्या? टाइम्स नाउ भारत ने खास बातचीत की सीएम शिंदे से, क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं। गर्मी हो गई, पसीना निकला तो तुरंत भागते विदेश में ठंडी हवा खाने के लिए, घूमने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए। ये ऐसे कभी कोई लीडर बनता है क्या? अभी तो मोदी जी ने चांद के ऊपर चंद्रयान का यशस्वी लॉन्चिंग किया। ये कांग्रेस कितनी बार इसको लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं हो रहे। तो एक एक खबर लगातार दिखाते रहेंगे आपको, लेकिन अब नजर देश की टॉप पॉलिटिकल खबरों पर फटाफट अंदाज में। तेजस्वी यादव तबियत खराब होने के बावजूद भी प्रचार में जुटे हुए हैं। तेजस्वी पटना एयरपोर्ट में व्हील चेयर पर नजर आए, जिसके बाद उनके 2 बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पकड़कर गाड़ी के अंदर बिठाया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ झूठ बोला है। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पटना में रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। मोदी का ये रोड शो पटना की बेली रोड से शुरू होगा। आपको बता दें कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला मौका होगा जहां वो अपने किसी प्रत्याशी के लिए रोड शो करते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका ने कहा है कि आज देश की 2 सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि मेहनत की कमाई के बाद भी लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। प्रियंका का कहना है कि सरकार ने लोगों की जरूरतें पूरी करने की बजाय उन्हें 5 किलो राशन पकड़ा दिया है। तो राज्य कैश कार्ड में ईडी का एक्शन और तेज हो चुका है। झारखंड सचिवालय पहुंच चुकी ईडी की टीम। आलमगीर के सचिव को लेकर के सचिवालय पहुंची ईडी की टीम। संजीव लाल के ऑफिस में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और एक एक दस्तावेज को ईडी के अधिकारी फिलहाल चेक कर रहे हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार के इस पहाड़ की एक एक नींव को खंगाला जा रहा है। रुपयों का जो भंडार मिल रहा है उसकी भी तफ्तीश की जा रही है। आगे दिखाएंगे आपको उत्तराखंड में जंगल में आग की वाली साजिश, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर सामने। बड़ी खबर दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास से जुड़ी हुई, जहां आग लगी है। चलते पिकअप ट्रक में अचानक आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पिकअप में लगी आग की वजह से सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। खबरों की माने तो पिकअप ट्रक के ड्राइवर ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि ये आग कैसे लगी कोई जानकारी सामने अब तक नहीं आता। तो वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि राज्य सरकार क्या कर रही है। बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। ये कोर्ट ने धामी सरकार को फटकार लगाई। धामी सरकार से पूछा कि उत्तराखंड के जंगलों में यह आग धधक रही है कई दिनों से, कई 100 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। क्या सिर्फ क्लाउड सीडिंग के भरोसे और क्या सिर्फ बारिश के भरोसे राज्य सरकार बैठ सकती है क्या? उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव लगातार जारी है। 1316 हेक्टेयर की हरियाली जलकर खाक हो चुकी है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ में आग फैली। गढ़वाल में 5 तो कुमाऊं में 55 जगहों पर आग धधक रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, जंगल के जंगल जलते जा रहे हैं।